दोस्तों, सुबह का समय होता है। एसपी कार्यालय के बाहर एक बुजुर्ग महिला आती है। बोलती है, मुझे एसपी साहब से मिलना है। लेकिन जो पुलिसकर्मी होते हैं वह महिला को एसपी साहब से मिलने से मना कर देते हैं। लेकिन तभी एसपी साहब अपने केबिन से उस महिला को देखते हैं कि कोई बुजुर्ग महिला पुलिस से कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन जो पुलिसकर्मी हैं वह उसे मना कर रहे हैं और उसे जाने को बोल रहे हैं। तभी एसपी साहब अपने असिस्टेंट को बुलाकर बोलते हैं कि उस महिला को लेकर मेरे केबिन में आओ। उसके बाद उस महिला को एसपी साहब के केबिन लाया जाता है। लेकिन जब एसपी साहब उस महिला को देखते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वह महिला कोई और नहीं बल्कि एसपी साहब की मां होती हैं। उसके बाद जो होता है उसे आप भी सुनेंगे तो आपकी आंखें भर आएगी और इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीख भी मिलेगी। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि आखिर कहानी क्या है। क्यों एक एसपी साहब की अपनी मां ऐसे गरीब भिखारी की तरह एसपी कार्यालय गई। दोस्तों, सुबह के 10:00 बजे थे। एसपी कार्यालय के बाहर हमेशा की तरह चहल पहल थी। पुलिसकर्मी मुस्तैदी से अपनी ड्यूटी पर तैनात थे। उनकी वर्दी सूरज की रोशनी में चमक रही थी। एक बुजुर्ग महिला जो लगभग 60 के पार थकी हुई और कमजोर कदमों से चली आ रही थी। उसके मैले पुराने कपड़े और सूखे होंठ उसके संघर्ष की कहानी कह रहे थे। एक हाथ में उसका पुराना फटा हुआ कपड़े का थैला था और दूसरे से वह दीवार का सहारा लेकर चल रही थी। उसके चेहरे पर पीड़ा की गहरी लकीरें थीं और आंखों में एक अजीब सी उदासी और बेबसी छाई हुई थी। हर कदम पर उसका शरीर लड़खड़ाता था, जैसे बरसों की थकान उसके हर अंग में समा गई हो। वह मुश्किल से ऑफिस के गेट तक पहुंचती है। उसकी सांसें तेज हो चुकी थी और दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने पास खड़े एक युवा कांस्टेबल की तरफ देखा। बेटा, मुझे एक रिपोर्ट लिखवानी है। कांस्टेबल जो बिना उसकी तरफ देखे ही रूखा जवाब देता है। उसकी आवाज में चिड़चिड़ापन था। माताजी, यहां रिपोर्ट नहीं लिखी जाती, जाइए नजदीकी थाने में। इतना सुनते ही महिला के चेहरे पर छाई हल्की सी उम्मीद की किरण तुरंत बुझ गई। वह धीरे से जमीन पर बैठ जाती है, मानो उसके पैरों में जान ही ना बची हो। उसकी आंखों से 2 बूंद आंसू लुढ़क कर उसके गालों पर बहने लगे। एक मेरा कोई नहीं सुनता बेटा, वह सिसकते हुए कहती है। उसकी आवाज में इतनी बेबसी थी कि पत्थर भी पिघल जाए। कहाँ जाऊं, कोई तो सुनेगा मेरी। वह बुजुर्ग महिला वहीं पर बैठकर रोने लगती है और सोचने लगती हैं कि अब मैं कहाँ जाऊं, मेरा कोई नहीं सुन रहा है। एसपी कार्यालय की दूसरी मंजिल पर एक विशाल केबिन था, जिसकी बड़ी सी खिड़की से शहर का पूरा नजारा दिखाई देता था। एसपी साहब विक्रम सिंह अपनी कुर्सी पर बैठे कुछ फाइलों में उलझे हुए थे। वे लगभग 30 से 35 वर्ष के थे। उनका व्यक्तित्व गंभीर और प्रभावशाली था, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी संवेदनशीलता और मानवता झलकती थी। अचानक उनकी नजर खिड़की से बाहर जाती है और वह नीचे बैठी उस बुजुर्ग महिला को देखते हैं। उसकी झुकी हुई पीठ, उसके मुरझाए हुए चेहरे पर आंसुओं की चमक और उसकी बेबस आवाज जो शायद उन तक नहीं पहुंच पा रही थी, पर उनकी आंखों ने सब पढ़ लिया था। उनका दिल एक पल के लिए कांप गया। उन्हें अपनी मां की याद आ गई। एक पल के लिए उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। वह तुरंत अपने डेस्क पर रखी बेल दबाते हैं। कुछ ही सेकंड में उनका असिस्टेंट, एक युवा कांस्टेबल, दरवाजे पर आकर खड़ा हो जाता है। एसपी साहब कांस्टेबल से पूछते हैं कि बाहर वह महिला कौन है और क्यों रो रही हैं। इस पर कांस्टेबल बोलता है कि साहब, वह एक कांस्टेबल से है, रिपोर्ट लिखवाने आई हैं। हमने बोला कि आप थाने जाइए, वहां आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी।
बस इतना सुनकर वह महिला रोने लगी। अब इतना बात जब एएसपी साहब सुनते हैं तो उनको भी थोड़ा अजीब लगता है। वह कांस्टेबल से बोलते हैं कि उन्हें तुरंत अंदर लाओ। कांस्टेबल थोड़ा हैरान हुआ, क्योंकि एसपी साहब आमतौर पर इस तरह सीधे किसी शिकायतकर्ता को अपने केबिन में नहीं बुलाते थे। लेकिन उसने कोई सवाल नहीं किया और तुरंत आदेश का पालन करने के लिए नीचे की ओर चल दिया। विक्रम अपनी कुर्सी से उठते हैं और खिड़की के पास आकर उस महिला को देखते रहते हैं। उनके मन में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अनजाना रिश्ता उन्हें उस महिला की ओर खींच रहा हो। कुछ ही देर बाद कांस्टेबल उस बुजुर्ग महिला को लेकर एएसपी के केबिन में प्रवेश करता है। महिला अभी भी सहमी हुई थी। उसकी आंखों में डर और संकोच साफ दिखाई दे रहा था। वह सोच रही थी कि पता नहीं अब क्या होगा। क्या यह अधिकारी भी उसे भगा देगा? विक्रम तेजी से महिला की तरफ बढ़ते हैं। उनके चेहरे पर किसी अधिकारी का नहीं बल्कि एक बेटे जैसा स्नेह था। उन्होंने महिला को सहारा देकर पास रखी सोफे पर बैठाया। मां जी, विक्रम की आवाज में इतनी आदर और नम्रता थी कि महिला एक पल के लिए चौंक गई। आप इतनी परेशान क्यों हैं? क्या हुआ है? उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को पानी लाने का इशारा किया। एक गिलास पानी जब महिला के सामने आया तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे पानी पिया, मानो बरसों से उसे प्यास लगी हो। पानी पीने से उसे थोड़ी राहत मिली और उसने हिम्मत करके अपनी बात कहना शुरू किया। बेटा, महिला ने धीरे से बताया। उसकी आवाज अभी भी कांप रही थी। मैं बाजार गई थी। किसी ने मेरा थैला चुरा लिया। उसमें मेरे बीमार पति की दवाइयां थीं और कुछ पैसे भी थे जो मैंने बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। उसकी आंखों में फिर से आंसू तैरने लगे। मैं थाने गई थी। दरोगा ने मेरी बात नहीं सुनी, मुझे भगा दिया। कहा कि ऐसे लोगों के लिए उसके पास समय नहीं है। तब मैं निराश होकर यहां आई थी। मुझे लगा यहां कोई सुनेगा। विक्रम का चेहरा गंभीर हो गया। उन्हें उस दरोगा पर क्रोध आया जिसने इतनी बेबस महिला की मदद नहीं की। उन्होंने अपनी मुट्ठी भींची पर तुरंत खुद को शांत किया। उनका ध्यान पूरी तरह से उस महिला की कहानी पर था और उनके मन में एक अजीब सी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह इस कहानी में कुछ ऐसा महसूस कर रहे थे जो उनके अपने अतीत से जुड़ा था। माताजी, विक्रम ने संवेदनशीलता से पूछा। उनकी आवाज में एक हल्की सी हिचकिचाहट थी। आपके पति कहाँ हैं? महिला की आंखों में फिर से उदासी छा गई। वह बहुत बीमार हैं बेटा, वृद्धाश्रम में रहते हैं। पैसे की कमी है, उनका इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा। उसने एक गहरी सांस ली। हम दोनों वहीं रहते हैं, अनाथों की तरह। उसने अपना नाम बताया। मेरा नाम शांता है और मेरे पति का नाम रामकिशन। जैसे ही शांता ने यह नाम लिए, विक्रम के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उनकी सांसें थम सी गई। उनके कानों में यह नाम गूंज रहे थे, जैसे किसी बहुत पुरानी स्मृति को जगा रहे हो। बचपन की धुंधली तस्वीरें उनकी आंखों के सामने नाचने लगी। वह अपने पिता के कठोर लेकिन प्यार भरे हाथ, अपनी मां की ममता भरी आंखें और उनके गांव के छोटे से घर की यादें, सब कुछ एक पल में उनके दिमाग में घूमने लगा। उन्होंने खुद को संभाला और धीमी कांपती हुई आवाज में पूछा, मां जी, क्या आपके पैर में बचपन में कोई चोट लगी थी? बहुत बड़ा घाव? शांता एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आश्चर्य और संदेह का मिलाजुला भाव था। यह व्यक्ति जो एक अधिकारी था, उसे उसके बचपन के घाव के बारे में कैसे जानता है? यह बात तो शायद ही किसी को पता होगी। हाँ बेटा, शांता ने कांपते हुए जवाब दिया। लगी थी बहुत बड़ा घाव। लेकिन तुम्हें कैसे पता? उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था जो सीधा विक्रम के दिल तक पहुंच रहा था। विक्रम की आंखों में आंसू छलक आए। उन्हें अपने बचपन की वह दुर्घटना याद आई जब वह छोटे थे और उनकी मां का पैर एक नुकीले पत्थर से बुरी तरह कट गया था। उन्होंने अपनी मां के घाव को देखा था और आज भी उसकी गहरी छाप उनके मन में थी।
उनके मन में एक ही सवाल कौंध रहा था, क्या यह सच है? क्या यह मेरी माँ है जिन्हें मैंने वर्षों पहले खो दिया था? उन्होंने खुद को संयमित किया और धीरे से पूछा, माँ जी, क्या आपका कोई बेटा है गले में कुछ अटका हुआ सा? बुजुर्ग महिला ने मुस्कुराने की कोशिश की, फिर थक कर बोली था, बहुत साल पहले एक रेल दुर्घटना में हम बिछड़ गए थे। विक्रम एसपी की आंखों में नमी उतर आई, कमरे में सन्नाटा फैल गया। वह अपनी जगह से उठे धीरे धीरे आगे बढ़े और सामने झुककर पूछा, माता जी, आप मुझे पहचानते हैं? बुजुर्ग महिला ने झुककर देखा, फिर जैसे समय की परतें खुलने लगी चेहरे का तेज वो नजरें और वह नाम विक्रम, आवाज कांप रही थी और साथ ही कमरे की दीवारें भी। कार्यालय के भीतर वह पल जैसे थम सा गया था। एसपी विक्रम की आंखें अब नमी से भरी थी, लेकिन वह सख्त चेहरा जो जिले भर में डर और इज्जत दोनों का प्रतीक था, अब थरथराने लगा था। आप ही हो ना मेरी माँ? बुजुर्ग महिला की आंखें पल भर के लिए खुली की खुली रह गई। वो विक्रम की आंखों में देख रही थी, जैसे किसी भूले बिसरे सपने को पहचानने की कोशिश कर रही हो। तू मेरा विक्रम है। उसकी कांपती आवाज में भरोसे और डर का अजीब मिश्रण था। एसपी ने आगे बढ़कर धीरे से उनके हाथ थाम ली। हाँ माँ, मैं ही हूं आपका बेटा, जिसे आपने स्टेशन पर आखिरी बार देखा था। बुजुर्ग महिला का शरीर कांपने लगा, उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। होंठ हिल रहे थे पर शब्द नहीं निकल रहे थे। एक पल के लिए वह फर्श पर ही बैठ गई और एसपी भी घुटनों के बल नीचे आ गया। सिपाही और कर्मचारी जो अब तक खड़े तमाशा देख रहे थे, सन्न रह गए। जो बुजुर्ग एक रिपोर्ट लिखवाने आई थी, वह सबसे ताकतवर अफसर की मां निकली। लेकिन मां, आप कहाँ चली गई थी? उस रात के बाद आप कभी नहीं मिले। विक्रम की आवाज टूट रही थी। महिला ने धीरे धीरे जवाब दिया, वह रेल हादसे की रात हम तुम्हें ढूंढते रहे बेटा, लेकिन भगदड़ में सब बिछड़ गए और फिर मैं घायल हो गई। अस्पताल में महीनों रही, फिर समझा कि शायद तू नहीं रहा। मैं रहा मां, मैं जिंदा रहा। एक अनाथालय में पहुंचा, तुम्हें ढूंढता रहा। बड़े होकर आईपीएस बना। सोचा अगर कभी कोई सुराग मिलेगा तो, लेकिन तुम्हारा नाम, शहर सब खो गया था। एसपी की आवाज भी अब बह रही थी। बुजुर्ग महिला ने थरथराते हाथों से बेटे का चेहरा छू लिया। तू कितना बड़ा हो गया और अफसर बन गया बेटा। पूरा कार्यालय अब भावुक हो गया था। कोई चुपचाप आंखें पोंछ रहा था, कोई छुपकर वीडियो बना रहा था। लेकिन उस पल में कोई नियम, कोई वर्दी, कोई औपचारिकता नहीं थी। शांता ने अपने बेटे को उठाया और उसे अपनी बाहों में कस लिया। माँ और बेटे दोनों एक दूसरे से लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। यह सिर्फ आंसू नहीं थे, यह वर्षों की जुदाई का दर्द था। वर्षों की तड़प थी और वर्षों बाद मिली खुशी का एहसास था। उनकी सांसें एक दूसरे में घुल मिल गई और इस पल में सारी दुनिया थम सी गई थी। एक कांस्टेबल, जिसकी आंखें भी नम थी, धीमे से अपने साथी से फुसफुसाया, एसपी साहब, यह उनकी मां है। उसकी आवाज में एक अजीब सी श्रद्धा थी। असिस्टेंट, जो अभी तक पानी का गिलास हाथ में लिए खड़ा था, उसकी आंखें भी भर आई थी। उसने धीरे से गिलास मेज पर रखा और उसकी आंखों में भी आंसू छलक आए। वे सभी एसपी साहब के इस मानवीय पक्ष को देखकर स्तब्ध थे और उनके दिल में उनके प्रति एक नया सम्मान उमड़ पड़ा था। इस पल में पद और प्रतिष्ठा का कोई सराते में बढ़ती हर मायने नहीं था। सिर्फ माँ और बेटे का पवित्र रिश्ता था जो बरसों बाद फिर से जुड़ा था। शांता और विक्रम कुछ देर तक एक दूसरे से लिपट कर रोते रहे, जब तक कि उनके आंसू कुछ शांत नहीं हुए। फिर विक्रम ने अपनी माँ को सहारा देकर सोफे पर बैठाया। उनके हाथ अभी भी कांप रहे थे। माँ, विक्रम ने धीमे से कहा, उसकी आवाज में अभी भी दर्द था, तुमने इतने साल क्या किया, हमें क्यों नहीं ढूंढा? शांता ने एक लंबी सांस ली और उसकी आंखों में फिर से दर्द की पुरानी यादें तैर गई। ट्रेन हादसे के बाद बेटा, मेरा पूरा परिवार टूट गया था।
मुझे लगा था कि मेरा विक्रम चला गया, मेरी दुनिया ही उजड़ गई थी। उसकी आवाज में बरसों का दर्द था। तुम्हारे चाचा राम प्रसाद, उसने धोखे से हमारी सारी जमीन जायदाद हड़प ली। उसने कहा कि तुम नहीं रहे और हम बूढ़े बूढ़े अकेले क्या करेंगे। उसने हमें घर बूढ़े बूढ़े से निकाल दिया। बेटा, शांता की आवाज में क्रोध और बेबसी का मिलाजुला भाव था। वह इतना धूर्त था कि उसने हमें एक पैसा भी नहीं दिया। हम कहाँ जाते कोई ठिकाना नहीं था। तुम्हारे बाबा बीमार रहने लगे, उन्हें लकवा मार गया। खाने पीने को कुछ नहीं था। तब हमें मजबूर होकर वृद्धाश्रम में आना पड़ा। सोचा था यहीं हमारी जिंदगी कट जाएगी। शांता की आंखों से फिर से आंसू बहने लगे। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा बेटा, हर जगह पर तुम कहीं नहीं मिले। मुझे लगा तुम सच में चले गए। विक्रम का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। उनके चाचा ने उनकी मां बाप के साथ इतना बड़ा अन्याय किया था। उनके दिल में आग सी लग गई। उनकी मां बाप, जिन्होंने उन्हें इतनी मुश्किल से पाला था, आज दर दर की ठोकरें खा रहे थे। मां विक्रम ने गुस्से से कहा, आप चिंता मत करो, अब सबका हिसाब होगा। जिसने भी आपको तकलीफ दी है उसे कानून के कटघरे में खड़ा करूंगा। आपको और बाबा को जो भी भुगतना पड़ा है उसका बदला मैं लूंगा। अब आप अकेले नहीं हैं मां, आपका बेटा आपके साथ है। शांता ने विक्रम को देखा और उसकी आंखों में असीम विश्वास और गर्व था। उसे पता था कि उसका बेटा अब कोई साधारण इंसान नहीं था, वह एक अधिकारी था और वह अपने परिवार के लिए न्याय करेगा। विक्रम ने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपनी गाड़ी तैयार करने का आदेश दिया। उन्होंने अपनी मां को सहारा दिया और धीरे धीरे उन्हें केबिन से बाहर लाए। ऑफिस के कर्मचारी अभी भी भावुक और स्तब्ध थे। एएसपी साहब अपनी मां के हाथ में हाथ डालकर चल रहे थे। उन्होंने मां को अपनी सरकारी गाड़ी में बैठाया और खुद ड्राइव करके वृद्धाश्रम की ओर चल दिए। रास्ते भर मां बेटे चुप थे, लेकिन उनके दिलों में अनकही भावनाएं उमड़ रही थी। मां बार बार विक्रम के चेहरे को छूती थी, जैसे यकीन कर रही हो कि यह सपना तो नहीं। विक्रम भी मां के चेहरे को निहारते रहे। उन्हें अपनी मां के साथ बीते बचपन के दिन याद आ रहे थे। लगभग आधे घंटे बाद गाड़ी एक शांत छोटे से वृद्धाश्रम के सामने आकर रुकी। आश्रम बहुत बड़ा नहीं था, पर वहां शांति थी। विक्रम ने मां का हाथ पकड़ा और वे अंदर की ओर चल दिए। मां ने उन्हें एक छोटे से कमरे की ओर इशारा किया। कमरे के अंदर एक कमजोर बुजुर्ग बिस्तर पर लेटे थे। उनकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी। उनका चेहरा पीला पड़ा हुआ था और उनकी आंखें आधी बंद थी। वहीं थे विक्रम के पिता रामकिशन। बरसों की बीमारी और गरीबी ने उन्हें तोड़ दिया था। जैसे ही विक्रम और शांता कमरे में घुसे, रामकिशन ने धीमी सी आवाज में करवट बदली। उन्होंने अपनी आधी खुली आंखों से सामने खड़े अजनबी को देखा। पहले वह पहचान नहीं पाए। उनकी आंखों में बस एक धुंधला सा अजनबी था। विक्रम धीरे से पिता के पास गए। उनके दिल में दर्द का एक तूफान उठा। उन्होंने पिता के पैर छुए। उनकी आंखें नम थीं। बाबा, विक्रम की आवाज कांप रही थी। मैं विक्रम, यह सुनते ही रामकिशन की आंखों में एक चमक सी आई। फिर धीरे धीरे पहचान की एक किरण जगी। उन्होंने अपने बेटे को देखा, जिसे उन्होंने बरसों पहले खो दिया था। उनके होठ कांपे और उनकी आंखों से आंसू छलक पड़े और उन्होंने अपने कांपते हाथों से विक्रम के चेहरे को छुआ। विक्रम, मेरा बेटा, तू जिंदा है। उनकी आवाज में इतनी कमजोरी थी, लेकिन इतनी खुशी भी थी। विक्रम ने अपने पिता का हाथ पकड़ा और उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। पिता और बेटे एक दूसरे से लिपट कर रोने लगे। शांता भी उनकी तरफ बढ़ी और तीनों एक दूसरे से लिपटकर फूट फूट कर रोए। यह दृश्य इतना भावनात्मक था कि आसपास खड़े वृद्धाश्रम के कर्मचारी और अन्य बुजुर्ग भी भावुक हो गए। कुछ की आंखों में आंसू थे तो कुछ के चेहरे पर एक अजीब सी खुशी। उन्हें लगा जैसे आज एक परिवार फिर से जुड़ गया हो।
कुछ देर बाद जब भावनाओं का सैलाब कुछ शांत हुआ तो विक्रम ने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम से अपने सरकारी बंगले पर लौटने को कहा। रामकिशन इतने कमजोर थे कि उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बिठाना पड़ा। विक्रम ने अपनी माँ और पिता को अपनी गाड़ी में बिठाया और वे अपने नए घर की ओर चल दिए। गाड़ी धीरे धीरे एएसपी साहब के विशाल आलीशान सरकारी बंगले के सामने आकर रुकी। माँ और बाबा ने पहली बार ऐसा घर देखा था। उनकी आंखों में अविश्वास और खुशी थी। विक्रम ने अपनी माँ और पिता को सहारा देकर दरवाजे तक लाया। दरवाजा खुलता है और सामने खड़ी थी उनकी पत्नी मीरा। वह विक्रम को देखकर थोड़ी हैरान हुई, क्योंकि विक्रम के साथ दो बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनके चेहरे पर थकान और एक अजीब सी उदासी थी। विक्रम ने कहा, मीरा, यह मेरे माँ बा हैं। मीरा स्तब्ध रह गई। उसका दिल एक पल के लिए रुक गया। फिर मीरा बोली, लेकिन आपने तो कहा था। हाँ, मैंने भी यही सोचा था, लेकिन ऊपर वाले ने हमें फिर से मिला दिया। फिर वह तुरंत मुस्कुराकर उठी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के शांता के पैर छुए और फिर रामकिशन के भी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने अंदर जाकर एक आरती की थाली लाई और दोनों का पूरे सम्मान के साथ स्वागत किया। पूरे घर में एक दिव्य भावनात्मक माहौल बन गया था। वर्षों की जुदाई, दर्द और संघर्ष के बाद एक परिवार फिर से एक हो गया था। मीरा ने माँ बा को अंदर लेकर गई और उन्हें आराम से बैठाया। माँ रात हो चुकी थी। एसपी साहब के सरकारी बंगले के डाइनिंग हॉल में एक ही टेबल पर पूरा परिवार साथ बैठा था। माँ शांता, पिता रामकिशन, विक्रम और मीरा सब एक साथ भोजन कर रहे थे। यह एक ऐसा पल था जिसकी कल्पना शायद उन्होंने कभी नहीं की थी। यह एक ऐसा पल था जब समय थम सा गया था। अगली सुबह एसपी विक्रम सिंह अपने ऑफिस पहुंचे। उनका चेहरा शांत था, लेकिन उनकी आंखों में एक नई दृढ़ता थी, एक ऐसा संकल्प जो उन्होंने वर्षों बाद पाया था। उनकी माँ बाप के साथ हुए अन्याय की आग उनके भीतर जल रही थी और अब उन्हें हर उस इंसान को जवाब देना था जिसने उनके परिवार को दुख पहुंचाया था। उन्होंने तुरंत अपने असिस्टेंट को बुलाया। मोहन, विक्रम ने आवाज में संयम रखते हुए कहा, कल जो दरोगा उस महिला की रिपोर्ट लिखने से मना कर रहा था, उसकी पूरी रिपोर्ट मुझे तुरंत चाहिए, एक भी डिटेल मिस ना हो। मोहन ने देखा कि एसपी साहब का मूड कुछ अलग है। उसने तुरंत कार्रवाई शुरू की। कुछ ही देर में दरोगा रमेश कुमार की पूरी कुंडली विक्रम के सामने थी। रमेश कुमार एक भ्रष्ट और लापरवाह दरोगा था, जिसके खिलाफ कई शिकायतें लंबित थी, लेकिन राजनीतिक पहुंच के कारण उस पर कभी कोई कार्यवाही नहीं हुई थी। विक्रम ने रिपोर्ट पढ़ी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई। यह वही दरोगा था जिसने कल उनकी मां को थाने से भगा दिया था। उनका खून खौल उठा, पर उन्होंने खुद को शांत रखा। यह व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं, न्याय की लड़ाई थी। उन्होंने तुरंत रमेश कुमार को अपने ऑफिस में तलब किया। आधे घंटे के भीतर रमेश कुमार एसपी केबिन में कांपते हुए खड़ा था। उसे नहीं पता था कि उसे क्यों बुलाया गया है, लेकिन एसपी की सख्त छवि से वह पहले से ही डरा हुआ था। दरोगा रमेश कुमार, आपको पता है, कल आपके थाने में एक बुजुर्ग महिला आई थी अपनी रिपोर्ट लिखवाने। रमेश कुमार का चेहरा पीला पड़ गया। जी सर, वो तो एक छोटी सी शिकायत थी। छोटी सी शिकायत, विक्रम ने अपनी आवाज ऊंची की। एक प्रम्स पीला, हाँ, बीमार पति की दवा और गाढ़ी कमाई के पैसे चोरी हो गए, और यह आपके लिए छोटी सी शिकायत थी। आपने एक बेबस महिला को भगा दिया। रमेश कुमार के पसीने छूटने लगे। सर, मैं जानता नहीं था। वह तो आप जानते नहीं थे। विक्रम की आवाज में अब गुस्सा साफ झलक रहा था। आपको पता है वह महिला कौन थी? वह मेरी मां थी। यह सुनते ही रमेश कुमार के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह वहीं धड़ाम से बैठ गया। सर, मुझे माफ कर दीजिए, मैं गलती कर गया। विक्रम ने अपने असिस्टेंट को आदेश दिया।
रमेश कुमार को तुरंत सस्पेंड किया जाए, इसके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की जाए और उसकी सारी फाइलें खंगाली जाए। कोई भी शिकायत छोटी या बड़ी अनदेखी नहीं की जाएगी। रमेश कुमार गिड़गिड़ाने लगा, सर मेरा परिवार है, मुझे नौकरी से मत निकालिए। जब आपने मेरी मां को बेसहारा छोड़ा तब आपके परिवार की याद नहीं आई। विक्रम की आंखों में कोई दया नहीं थी। एक पुलिसकर्मी का सबसे बड़ा धर्म है जनता की सेवा। आपने अपने पद का दुरुपयोग किया है, जाओ। रमेश कुमार को तुरंत पुलिस हिरासत में ले लिया गया। यह खबर पूरे पुलिस विभाग में आग की तरह फैल गई। सभी कर्मचारियों में एक नया भय और सम्मान उत्पन्न हुआ। एसपी विक्रम सिंह केवल अपनी मां के लिए ही नहीं, बल्कि हर आम नागरिक के लिए खड़े थे। अब विक्रम का अगला लक्ष्य उनके चाचा राम प्रसाद थे, जिन्होंने धोखे से उनके मां बाप की जमीन जायदाद हड़प ली थी। विक्रम ने एक टीम गठित की और अपने पुश्तैनी गांव की ओर रवाना हुए। मीरा ने भी उनके साथ जाने का फैसला किया। गांव पहुंचने पर विक्रम सीधे पुराने पटवारी से मिले, जो अब सेवानिवृत्त हो चुके थे। उन्होंने उनसे अपनी पैतृक संपत्ति के दस्तावेज और ट्रेन हादसे के बाद के सभी रिकॉर्ड्स खंगाले। पटवारी ने बताया कि कैसे रामप्रसाद ने धोखे से फर्जी कागजात तैयार करके शांता और रामकिशन को मृत घोषित करवा दिया था ताकि जमीन पर कब्जा कर सके। सर, रामप्रसाद एक धूर्त आदमी है, उसने गांव के कई लोगों को इसी तरह लूटा है, पटवारी ने फुसफुसाते हुए कहा। विक्रम के पास सारे सबूत जमा हो चुके थे। उन्होंने अपनी टीम को आदेश दिया कि राम प्रसाद के खिलाफ एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए। दोपहर में विक्रम अपनी मां और पिता को लेकर अपने पुराने घर पहुंचे। वह वही घर था जहां उन्होंने अपना बचपन बिताया था, जहां उनकी मां ने उन्हें खाना खिलाया था और उनके पिता ने उन्हें कहानियां सुनाई थीं। आज वह घर खंडहर बन चुका था। उस पर रामप्रसाद ने ताला लगा रखा था। कुछ ही देर में पुलिस टीम रामप्रसाद को गिरफ्तार करके वहां ले आई। रामप्रसाद विक्रम को देखकर हैरान था। उसने सोचा भी नहीं था कि विक्रम कभी लौट कर आएगा। विक्रम, तू जिंदा है? रामप्रसाद ने अविश्वास से कहा। हाँ चाचा, मैं जिंदा हूं। विक्रम की आवाज में तीखापन था। और अब मैं यहां हूं तुम्हें तुम्हारे पापों का हिसाब देने के लिए। विक्रम ने रामप्रसाद के सामने सारे सबूत रख दिए। जाली दस्तावेज, झूठी गवाही और गांव वालों के बयान। रामप्रसाद के पास कोई जवाब नहीं था। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। चाचा, विक्रम ने क्रोध से कहा, जिस जमीन पर तेरा हक नहीं था उसे तूने धोखे से हड़प लिया। मेरे मां बाप को बेघर कर दिया। रामप्रसाद गिड़गिड़ाने लगा। विक्रम, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। अब माफी का समय नहीं है चाचा, अब कानून अपना काम करेगा। विक्रम ने अपनी टीम को आदेश दिया, इसे तुरंत गिरफ्तार करो और इसके खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी और संपत्ति हड़पने का मुकदमा दर्ज करो। रामप्रसाद को पुलिस हिरासत में ले लिया गया। गांव के लोग यह सब देखकर हैरान थे। उन्होंने विक्रम को धन्यवाद दिया, जिन्होंने उनके साथ भी न्याय किया था। विक्रम ने यह सुनिश्चित किया कि रमेश कुमार और रामप्रसाद दोनों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई हो। रमेश कुमार को उसकी नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया और उसके खिलाफ कई शिकायतों की जांच शुरू हुई, जिससे उसके सारे भ्रष्ट कारनामे सामने आए। उसे आपराधिक मामलों में भी गिरफ्तार किया गया। रामप्रसाद के खिलाफ भी त्वरित कार्रवाई हुई। उसके सारे फर्जी दस्तावेज रद्द कर दिए गए और हड़पी हुई सारी संपत्ति शांता और रामकिशन के नाम वापस कर दी गई। रामप्रसाद को जालसाजी और धोखाधड़ी के आरोप में जेल हुई। यह खबर पूरे राज्य में फैल गई। एसपी विक्रम सिंह की ईमानदारी और पारे सबसब्तिहा न्यायप्रियता की चर्चा हर जगह होने लगी। अखबारों में उनके बारे में लेख छपने लगे और उन्हें नायक एसपी के रूप में जाना जाने लगा।
एक दिन राज्य के मुख्यमंत्री ने विक्रम को अपने कार्यालय में बुलाया। मुख्यमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई। एएसपी विक्रम सिंह, मुख्यमंत्री ने कहा, आपने न सिर्फ अपने परिवार के साथ न्याय किया है, बल्कि पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की है। आपने यह साबित कर दिया है कि कानून सबके लिए समान है। विक्रम को राज्य का सर्वोच्च पुलिस सम्मान दिया गया। यह सम्मान पाकर विक्रम की आंखें नम थी, पर इस मान पाकर विक्रम की आंखें नम थी। बार यह खुशी के आंसू थे। उनके माँ बाप भी इस समारोह में मौजूद थे और उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। शांता की आंखों में संतोष था। उसने अपनी जिंदगी में पहली बार इतना बड़ा सम्मान देखा था। विक्रम ने अपनी माँ बाप को अपने सरकारी बंगले में ही रखा। उनका घर अब खुशियों से भर चुका था। रामकिशन की तबीयत में भी सुधार होने लगा था, क्योंकि उन्हें सही इलाज और प्यार मिल रहा था। मीरा ने अपनी सास और ससुर की बहुत सेवा की और वे भी उसे अपनी बेटी की तरह प्यार करते थे। एक शाम विक्रम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कहा, मेरे साथ जो हुआ वह एक व्यक्तिगत घटना थी, लेकिन यह एक व्यापक समस्या का प्रतीक भी है। आज भी हमारे समाज में कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें अपने ही परिवार द्वारा छोड़ दिया जाता है। उनकी संपत्ति हड़प ली जाती है और उन्हें बेसहारा छोड़ दिया जाता है। मेरी कहानी एक संदेश है। विक्रम ने आगे कहा कि न्याय की उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए और हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हमारे बुजुर्गों को सम्मान और सुरक्षा मिले। मैं सरकार से अपील करता हूं कि ऐसे कानूनों को और सख्त किया जाए जो बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। उनकी बात सुनकर जनता भावुक हो उठी। विक्रम ने वृद्धाश्रम उन्मूलन अभियान शुरू किया, जिसके तहत उन्होंने उन सभी वृद्धाश्रमों का दौरा किया और यह सुनिश्चित किया कि जिन बुजुर्गों के बच्चे हैं उन्हें उनके परिवारों से मिलाया जाए। उन्होंने बुजुर्गों के अधिकार नामक एक हेल्पलाइन भी शुरू की। उनकी पहल से कई परिवार फिर से एक हुए और समाज में बुजुर्गों के प्रति जागरूकता बढ़ी। विक्रम अब सिर्फ एक एसपी नहीं थे, वह एक सामाजिक सुधारक बन चुके थे। एक रात विक्रम अपने माँ बाप के साथ खाने की मेज पर बैठे थे। माँ ने विक्रम के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, शांता ने प्यार से कहा, आज मुझे लगता है कि मैंने कभी किसी अनाथ को जन्म नहीं दिया। तूने हमें फिर से जिंदगी दे दी। बेटा, विक्रम ने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में गहरा सुकून था। उन्होंने अपने पिता की तरफ देखा जो अब मुस्कुरा रहे थे। मीरा उनके बगल में बैठी मुस्कुरा रही थी। यह परिवार अब पूर्ण था। वर्षों का दर्द खत्म हो चुका था और एक नया सवेरा उनकी जिंदगी में आ चुका था। विक्रम ने न केवल अपने परिवार को बचाया, बल्कि उन्होंने पूरे समाज के लिए एक मिसाल कायम की, यह साबित करते हुए कि न्याय की लड़ाई कभी खत्म नहीं होती और मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। उनका यह घर अब सिर्फ एक बंगला नहीं था, यह एक मंदिर बन चुका था। प्यार, न्याय और त्याग का मंदिर। बाहर की दुनिया में विक्रम का नाम अब न्याय और ईमानदारी का पर्याय बन चुका था। उनके चलाए गए अभियानों ने समाज में एक नई चेतना जगाई थी और अनगिनत बेसहारा लोगों को फिर से उनका सम्मान और अधिकार दिलाए थे। उनके कार्य ने यह साबित कर दिया था कि एक व्यक्ति भी चाहे तो पूरे समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। विक्रम ने एक बार फिर साबित कर दिया कि न्याय कभी मरता नहीं है, चाहे उसे कितनी भी गहरी परतों में क्यों ना दफना दिया जाए। यह सिर्फ एक परिवार के पुनर्मिलन की कहानी नहीं थी, बल्कि यह मानवता, संघर्ष और विजय की एक ऐसी गाथा थी जो हर दिल को छू जाती थी। यह हमें सिखाती है कि प्यार और अपनों का साथ ही जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत है और हर रात के बाद एक नया सवेरा जरूर आता है, बशर्ते हम उम्मीद का दामन ना छोड़ें। अंधेरे रास्तों से गुजरकर अपने परिवार को वापस पाकर
और समाज में न्याय की मशाल जलाकर विक्रम ने न केवल अपने अनाथपन के दाग को धोया, बल्कि करुणा और दृढ़ता की एक ऐसी मिसाल कायम की जो युगों तक याद रखी जाएगी। यह कहानी सिर्फ अतीत का किस्सा नहीं थी, बल्कि भविष्य के लिए एक प्रेरणा थी। एक ऐसी प्रेरणा जो हर उस व्यक्ति को हिम्मत देती है जो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आपको? अपना राय कमेंट में ज़रूर दें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और इसने आपके दिल को छुआ हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हम ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां आप तक पहुंचाते रहें। जय हिंद। दोस्तों, आप सब हमें कहां से सुन रहे हैं? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज की यह कहानी आपको कैसी लगी? आपकी क्या राय है? हमें जानकर बहुत खुशी होगी। हम प्रार्थना करते हैं कि आप जहां भी हों हमेशा सुरक्षित और शांति से रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई ऐसी ही दिलचस्प कहानी है तो उसे हमारे साथ और सभी के साथ साझा करना न भूलें। हमें आपकी कहानियां पढ़ने का इंतज़ार रहेगा।